ग्लैंड्स। देखिए ग्लैंड्स क्या होता है, आप सभी को पता है ग्लैंड्स मतलब होता है ग्रंथियाँ। जैसे मान लो आपने सब पढ़ा है, जैसे आपने पूरा पाचन तंत्र पढ़ा है, तो उसमें जैसे बहुत सारी ग्रंथियाँ आई हैं, जैसे यकृत एक ग्रंथि है। इस प्रकार की बहुत सारी ग्रंथियाँ हमारे शरीर में। तो कुछ आगे बात करते हैं कि टाइप्स कितनी होती है, यानी कि जो ग्लैंड्स होती है वो कितने टाइप की होती है। तो याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया 3 टाइप्स की जो है ग्लैंड्स होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था पहली होती है बाहरी, फिर आंतरिक, और फिर होती है आपकी कौन सी मिक्स्ड या फिर मिश्रित ग्रंथि। जिसमें अब देखो पूरा बताऊंगा मैं आपको डिटेल से। इसके देखते हैं हम क्या आगे प्रकार। बस वीडियो बने रहिए आप लोग, मैं कहता हूँ आपको आज ही याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा साथ होना चाहिए आपको। चलिए बात करते हैं। एक तो आप लोगों की आदत है, आप क्या है देखते देखते पता नहीं क्या कहाँ चले जाते हो। तो पूरा देख रहे हो तो कोई भी काम करो ना तो पूरा किया करो, अधूरा काम नहीं करना। जैसे मान लो आप वीडियो देखने बैठे हो, अब थोड़ा सा नोटिफिकेशन आ जाता है, पता नहीं किसका मैसेज आता है तुम्हारे पास, उस मैसेज को आप वो आया तुरंत उसको खोल लेते, फिर इधर आने में बड़ा प्रॉब्लम आता है। मान लो यूट्यूब पे आप बैठे थे, एक क्लास देख रहे थे और आपके आ गया मैसेज, तो आप उधर चले जाते, फिर वापस आने में दिक्कत आती है, भूल जाते हो आप। इसलिए कोई भी काम करो ना तो एक ही काम किया करो एक साथ। चलिए आगे बढ़ते, तो वीडियो को पूरा देखा करो ताकि आपको कुछ पल्ले पड़े। अब देखते हैं, हम आगे बात करते हैं। 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। पहली होती है आपकी कौन सी, बाह्य स्रावी ग्रंथि। दूसरी होती है आपकी कौन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि। या इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और तीसरी होती है आपकी कौन सी, मिश्रित ग्रंथि, जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स। ठीक। अब देखो इसके अंग्रेजी नाम भी, जो सीबीएसई बोर्ड से उनके लिए अंग्रेजी नाम भी लिख देते हैं। जैसे बाह्य स्रावी को हम बोलते हैं क्या, एक्सोक्राइन। और जो अंतःस्थली ग्रंथि होती है उसे हम बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है उसे हम बोलते हैं क्या, इंडोक्राइन। और जो आपकी मिश्रित ग्रंथि होती है उसे हम बोलते हैं क्या, मिक्स्ड क्राइन ग्लैंड्स। ये 3 प्रकार की कुछ हमारी ग्रंथियां होती हैं। अब इनमें क्या अंतर है भाई, 3 प्रकार की तो होती है, चलो ठीक है, लेकिन अंतर याद होना चाहिए इनमें। पहली बात तो ये है कि जो बाहरी स्रावी ग्रंथि होती है ये क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है क्या होती है, और मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। ये टॉपिक हर कोई नहीं पढ़ता है और नहीं कोई यूट्यूब पे ज़्यादा पढ़ाता है इसको। हाँ, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो पढ़ाते हैं इसको, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो याद रखिएगा, ये टॉपिक छोड़ देते हैं बहुत सारे, आप क्लासेस में भी नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो याद रखिएगा, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये सौभाग्य मानिए आप लोग अपना, है ना। कोशिश करिए कि इसको पूरा देखिए आप लोग। चलिए बात करते हैं हम आगे। बाह्य स्रावी ग्रंथि जो है, इसमें क्या होता है मेनली मैं आपको समझा देता हूं कि बाह्य स्रावी ग्रंथि का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें एंजाइम्स होते हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जिसमें एंजाइम्स होते हैं। याद रखिएगा आप लोग। जैसे मान लो जैसे आपका ब्लड बह रहा है, जैसे ब्लड बह रहा है, तो याद रखिएगा ब्लड किस में बहता है, नली में बहता है, नसों में तो बहता है ब्लड। तो जो नसों में ब्लड बह रहा है तो उसमें ब्लड के अंदर एंजाइम्स है, तो उसे हम बोलेंगे बाह्य स्रावी ग्रंथि। याद रखिए आप लोग, बहुत सारी ग्रंथियाँ होती है बाह्य स्रावी ग्रंथि में, अभी उदाहरण बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर देखिएगा, जिसमें क्या होता है, एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, एंजाइम्स होती है, और साथ ही साथ वो जो भी हो वो नली में बहे। किस में बहना चाहिए, वो नली के अंदर बहते हैं। जैसे आपका ब्लड हो, ब्लड किस में बहता है, नली के अंदर बहता है। जैसे आप थूक रहे हैं तो थूकने में भी जो एंजाइम्स जा रहे हैं वो भी आपका एक नली के माध्यम से आ रहे हैं, ऊपर आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे ना। तो वो भी क्या है, एक तरह से आपकी कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, आपका थूकना, जो थूकते हैं ना वो भी बाह्य स्रावी में आता है। तो याद रखिएगा, आपका जो नली में बहेगा उसे हम कहेंगे क्या, बाह्य स्रावी ग्रंथि। सीधी सी बात ये है, जैसे ब्लड बह रहा है तो नली में बह रहा है तो क्या हो गया, बाह्य स्रावी ग्रंथि कहलाई। अब देखिए आप लोग, सीधी सी बात है कि ये ब्लड को टच नहीं करता है। पहली बात तो ये कि ब्लड को टच नहीं करेगी, इसमें क्या होगा, ब्लड को बिल्कुल भी टच नहीं होता। याद रखिए आप लोग। उदाहरण की तौर पर बता रहा हूँ, तो नली की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे आप थूक रहे हैं तो ये ब्लड को थोड़ा टच कर रहा है, भाई थूक रहे तो आप तो थूक रहे हो, तो ब्लड को टच थोड़ी कर रहे हैं आप। जैसे मान लो डाइजेशन की बात कर लेते हैं, पाचन तंत्र, उल्टी हो रही है
तो उल्टी हो रही तो क्या ब्लड में उल्टी होती क्या? नहीं, ये भी नली में आ रही बाहर, जैसे आपकी आर नाल होती है ना, सीधे सीधे उल्टी उसी में आती है और आप बाहर कर देते हो उसको। तो उल्टी आना भी क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि के माध्यम से उल्टी होती है। ठीक है ना, क्लियर सभी का? अब देखिए आप लोग, इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जैसे पसीना आना, ये भी बाह्यस्रावी ग्रंथि में आता है। आंसू आना, ये भी बाह्यस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लियर सभी का? कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके उदाहरण में आपको आगे पूरा बाह्यस्रावी ग्रंथि को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ, कुछ उदाहरण बता देता हूँ। देखिए आप लोग, जैसे पसीना, जैसे पसीना हो जाएगा आपका, पसीना हो गया। आंसू, जो आँख से आंसू आते हैं वो हो गए। पूरे पाचन सिस्टम, जैसे उल्टी वगैरह आती है तो भी नली के माध्यम से बाहर आता। ठीक है ना? तो ये सब क्या है? आपके बाह्यस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्सोक्राइन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गई कौन सी? आपकी बाह्यस्रावी ग्रंथि। बस अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे हम बोलेंगे इंडोक्राइन। इंडोक्राइन में क्या होता है? इंडोक्राइन में क्या होता है? ये जहाँ पर एक्सोक्राइन लिखा है, इसको क्या कर देंगे हम? इंडोक्राइन। और याद रखिएगा, यहाँ पर है एंजाइम, तो यहाँ पर हो जाएंगे क्या? हार्मोन। याद रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स। इसके बाद देखिए, यहाँ पर होती नली, जबकि यहाँ पर नली नहीं होती है। याद रखिएगा, नली नहीं पाई जाती, नली नहीं होती। और जब नली नहीं होगी तो स्वाभाविक बात है कि कोई भी चीज़ है तो ब्लड से टच होगी। जैसे आपकी थायराइड ग्रंथि देख लीजिए आप, आपकी जो पीयूष ग्रंथि है उसको देख लीजिए आप, पीयूष ग्रंथि ब्लड टच करता है उसको। थायराइड ग्रंथि जो होती है आपकी, इसमें ब्लड टच करता है। तो कहीं ना कहीं दोनों किसके उदाहरण हो जाएंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है? ब्लड, नली नहीं होती है, हो सकता है वो ब्लड से टच होती हो, वह ग्रंथि जो ब्लड को टच करती हो। जैसे थायराइड ग्रंथि आपकी ब्लड को टच करती है, पीयूष ग्रंथि ब्लड को टच करती है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगी? आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि। मैंने सीधी सी बात पहले बता दी थी आपको कि जो ब्लड को टच करेगा वो क्या हो जाएगा? आपका जो टच करेगा हो जाएगा अंतःस्रावी, और जो टच नहीं करेगा वो हो जाएगा क्या? बाह्यस्रावी। ठीक, अब इसमें देखिए आप, इसके उदाहरण में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष इसका उदाहरण हो जाएगा। साथ ही साथ और क्या हो जाएगा? थायराइड, तो थायराइड ग्रंथि भी इसका क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। ये दोनों इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है ना? अब तीसरी बात आती है मिश्रित ग्रंथि, जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड या मिक्स्ड क्राइन, मिक्स क्राइन नहीं, सॉरी, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं इसको। मिक्स ग्लैंड जो होती है, इसमें क्या होता है? देखिए आप लोग, मिक्स ग्लैंड जो होती है इसमें क्या होता है? हार्मोन्स भी होता है और एक और क्या होगा? एंजाइम्स भी होगा। जब ये दोनों ही हो जाएंगे, जब दोनों ही पाए जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे क्या? मिश्रित ग्रंथि या फिर मिक्स ग्लैंड। ठीक है ना? देखो, इसमें एंजाइम था केवल, इसमें हार्मोन्स था केवल, और इसमें क्या हो जाएगा? दोनों ही हो जाएंगे तो हो जाएगी मिश्रित। क्लियर सभी का? तो याद रखिएगा, इसमें क्या होगा? जब मिश्रित हो जाएगी तो उसमें हार्मोन्स भी होगा और क्या होगा? एंजाइम्स भी होगा। सो हम कह सकते हैं कि जो जिनमें दोनों होंगे वो अंतःस्रावी भी होगी और बाह्यस्रावी भी होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज मतलब जो आपका अग्नाशय होता है, अग्नाशय में हार्मोन्स भी होता है और अग्नाशय के अंदर एंजाइम्स भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, हार्मोन्स की अगर बात करें तो अग्नाशय जो होता है उसे हम बोलते हैं द्वीपिका, उसकी जो एक लैंगरहैंड्स पाया जाता है उसमें। तो द्वीपिका जो होती है उसकी मतलब एक तरह का भाग होता है। तो उसमें क्या होता है कि अल्फा, बीटा और गामा, ये तीन तो हार्मोन्स होते हैं, जिसमें आपका इंसुलिन हार्मोन जो बीटा से निकलता है, बड़ा काम का होता है। अगर हार्मोन चला जाए तो आदमी को शुगर की बीमारी हो जाती है। भाई डायबिटीज़ किस लिए होता है? डायबिटीज़ इसीलिए तो होता है, डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी इसलिए होती है कि उसका इंसुलिन हार्मोन्स काम करना बंद कर देता है। जब इंसुलिन हार्मोन्स काम नहीं कर रहा हो तो व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाएगा, उसको शुगर की बीमारी हो जाएगी। और जब शुगर की बीमारी हो जाएगी तो उसको ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना चालू हो जाएगी। तो याद रखिएगा, ये आप जो अग्नाशय होता है, पेनक्रियाज होता है, उसमें क्या होता है? हार्मोन्स भी पाए जाते हैं और उसमें एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है, ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज आपकी वसा का पाचन करता है। ये दोनों एंजाइम्स आपके अग्नाशय में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें क्या होता है? हार्मोन्स और एंजाइम दोनों ही पाए जाते हैं। ये इसका उदाहरण हो जाएगा सीधा सीधा क्या? आपका अग्नाशय। अग्नाशय को ही हम बोलते हैं क्या? पेनक्रियाज। जो CBSE बोर्ड वाले हैं ना, वो इसको पेनक्रियाज बोलेंगे, और हिंदी बोर्ड वाले इसको क्या बोलेंगे? अग्नाशय या पेनक्रियाज। कोई समस्या यहाँ तक? हाँ, इसमें हार्मोन्स और इंसुलिन दोनों पाए जाते हैं।
तो क्लियर हुआ सभी का? ये 3 बस टाइप से बताया अभी मैंने। अभी तो इनको पढ़ना है, बाकी इनको पढ़ेंगे अपन। इनके बहुत टाइप से अलग अलग, बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आसान कर दूंगा, टेंशन मत लेना। ये तो याद हो गया ना, बस ऐसे याद हो जाएगा वो भी। देखो भाई, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट। देखिए, ग्रंथियाँ पढ़ रहे हैं हम। ग्रंथियाँ यानी कि ग्लैंड्स बोलते हैं अंग्रेजी में। थैली जैसी आकृति होती है। प्रकार इसके 3 होते हैं, ठीक। पहला प्रकार बाहरी स्रावी ग्रंथि, जिसे हम बोलते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब बाहरी, बाहरी मतलब एग्स हम बोलते हैं ना, एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट मतलब बाहर करना, ठीक है ना। एंट्री मतलब अंदर करना। तो याद रखिएगा, एग्जिट मतलब, एग्जिट से याद रखना है एक्सोक्राइन मतलब बाहर हो गया, यानी कि बाहरी स्रावी ग्रंथि। तो याद रखिएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिसे हम बोलते हैं बाहरी स्रावी ग्रंथि, इसमें क्या होता है, ए से एक्सो, ए से एंजाइम। याद रखिए आप लोग, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। ए से एक्सो, एक्स से एंजाइम। इसमें एंजाइम होता है एक्सो में। एक्सो में क्या होता है, एंजाइम होता है। तो याद रखिएगा, प्रश्न कभी कभी सीधा ही पूछ लेता है कि कौन बाहरी स्रावी ग्रंथि में क्या पाया जाता है, हार्मोन्स, एंजाइम, हार्मोन्स या एंजाइम, या इनमें से कोई नहीं। ऐसा प्रश्न पूछ लेता सीधा सीधा। और अगर आपको याद है तो आप तुरंत बता दोगे, वरना नहीं याद है तो गलत कर दोगे। तो याद रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एक्सो से एंजाइम, तो एंजाइम पाया जाता है इसमें। इसके बाद इसमें नली होती है, यानी कि ये ब्लड से टच नहीं होनी देगी। उदाहरण के तौर पे जैसे पसीना, आंसू, थूक, जो आप थूकते हैं, उल्टी होना, ये सब क्या है, इसी के उदाहरण है। फिर बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे हम बोलते हैं इंडो। इंडो मतलब एंट्री, एंट्री अंदर, एंट्री अंदर ही होती है। तो एंट्री मतलब एंट्री, इंडो मतलब बात अंदर की हो रही है, तो अंतः मतलब क्या हो जाएगा, इंडो हो जाएगा। इंडो मतलब एंट्री होती है। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा इससे याद हो जाएगा आपको। बात करते हैं हम, इसमें पाया जाएगा क्या, हार्मोन। इसमें हार्मोन्स होता है, नलिका नहीं होती है। इसका मतलब ये क्या होगा, ब्लड को टच करेगा। और इसमें उदाहरण के तौर पे आप पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि को हम पढ़ेंगे आगे, और उसमें डिटेल्स बता देंगे। और लास्ट है आपका क्या, मिश्रित ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं मिक्स ग्लैंड्स, जिसमें हार्मोन्स और एंजाइम दोनों ही होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया था अग्नाशय, जिसमें हार्मोन्स की अगर बात करें तो हार्मोन्स में इंसुलिन हार्मोन्स है, अल्फा बीटा गामा 3 हार्मोन्स होते हैं वैसे। और एंजाइम की अगर बात करें उसमें, तो एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन हो गया आपका, जो प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज जो आपका वसा का पाचन करता है। तो ये एंजाइम पाया जाता है अग्नाशय के अंदर। तो ये थोड़ा सा बेसिक बातें थी, और अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे अपन किसको, इसको। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं बाहरी स्रावी ग्रंथि के बारे में, या फिर हम इसी को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपको यहाँ पर कुछ ग्रंथियों के नाम लिखे हुए हैं। देखिए, एक एक करके हमें देखना पड़ेगा, और थोड़ा सा डिटेल्स में, मतलब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, मतलब शॉर्ट में लिखा मैंने, पर मैं इसको डिटेल समझाऊंगा आपको। देखिए कैसे। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, तो सेरुमेन ग्लैंड्स की अगर बात करें हम, सेरुमेन ग्लैंड्स क्या होती है, क्या करती है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये जो ग्लैंड्स होती है हमारे कान में होती है। ये जो कान दिख रहा है ना, अपना कान देखना आपने, उस कान के अंदर ये ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और ये ग्लैंड्स क्या करती है, आपने देखा होगा, जो कान के अंदर जो मोम का निर्माण होता है, मोम मतलब जिसे देहाती में आप मली बोल सकते हैं, या कचरा जो होता है कान का, उसे हम मोम का निर्माण बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जो मोम का निर्माण होता है, जिससे आप किसी लकड़ी के डंडे से या छोटा सा कुछ है ना लेकर आप उसे जो है बाहर निकाल लेते हैं। तो जो आप जिसे हम बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मोम का निर्माण करना बोलते हैं। और इस ग्लैंड का काम यही होता है, एक कान में मोम का निर्माण करती है। तो पहली ग्लैंड आ गई समझ में आपको। पहली ग्लैंड सेरुमेन ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं मोम का निर्माण करती है, कान में होती है, ठीक। तो पहली ग्रंथि आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथि हो गई आपकी, कौन सी, ये वाली, राइट दोस्तों। तो कान में होती है और क्या करती है, मोम का निर्माण करती है। क्लियर सभी का। या यूँ कह सकते हैं, कान में कचरा, जो कान में कचरा होता है ना, उस कचरे का निर्माण यही करती है, ठीक। फिर आगे बात करते हैं हम लोग लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल जो ग्रंथि होती है, ये क्या करती है, देखिए, मेनली ये आँख में होती है। और आँख में क्या करती है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे आँख में आंसू का जो निर्माण होता है, जैसे आप देख पाओगे यहाँ पर जो साइड में होती है, एक तरह की है, इधर वाली जो साइड में होती है, जिसे आप देखोगे यहाँ पर होती है, उससे बोलते हैं। ये आँख में क्या करती है, आंसू का निर्माण करती है। आप देख पा रहे हैं अपनी आँख, जो आपके इधर वाला जो भाग दिखता है, थोड़ा सा लटका रहता है, आप उसको देखना। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, लेक्राइमल ग्रंथि। ये क्या करती है, आँख में पाई जाती है और आंसू का निर्माण करती है। जब आप रोने लगते हैं तो आंसू को इकट्ठा करने का काम भी ये करता है। सबसे पहले देखना, आंसू यहीं से आना चालू होते हैं, इधर वाले भाग से होते हैं, इधर वाले नाक के पास वाले भाग से, यानी कि आंसू निकलना सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से होते हैं। कहीं ना कहीं आंसू यहीं है भाई, आंसू का टैंकर जो है ना, वो यहीं पर भरा हुआ है।
तो आंसू को इकट्ठा करने का काम जो करता है वो पेंडकम करता है, पेंडकम जिसे हम बोलते हैं। ये जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पेंडकम इसका नाम है, और ये क्या करता है, आंसू को स्टोर करने का काम करता है। फिर इसके बाद यही पेंडकम क्या करता है, आंसू को स्टोर करने के बाद यही जो लैंक्रामाई ग्रंथि होती है, इसी में क्या होता है, आंसू को नाक तक पहुँचाने का काम भी यही करता है। ठीक है ना। कभी कभी आप देखना जो रोता है व्यक्ति उसके आंसू जो है नाक से भी निकलते कभी कभी, है ना। आंसू इतने बहते हैं कि कभी कभी देखना आप आंसू नाक से भी बहते हैं, है ना। तो जब आँख से आंसू बहने वाले कभी कभी नाक से बहने लग जाए तो समझ लीजिएगा वो कौन से लग जाए, याद रखिएगा लग जाए से हो जाएगा क्या, लैक्राइमल ग्रंथि। क्लियर सभी का। याद रखिएगा पंक्टम जो क्या करता है, आंसू को स्टोर करने का काम करता है, और आंसू को इंग्लिश में टीयर कहते हैं। ठीक। और इस ग्रंथि का नाम क्या है, पंक्टम स्टोर जो करता है, पंक्टम बोलते हैं इसको ना, जो साइड में होता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे। ये दूसरी ग्रंथि आपकी हो गई। पहली ग्रंथि सेरेमन ग्रंथि जो क्या करती है, कान में मोम का निर्माण करती है, और दूसरी आंसू वाली है जिसमें आँख के जो आंसू बनते हैं वो इसी ग्लैंड में बनते हैं, लैक्राइमल ग्रंथि में। और लैक्राइमल जो ग्रंथि होती है इसमें आँख के आंसू बनते हैं, जिससे पंक्टम जो है इसको स्टोर करके रखता है और आंसू को नाक तक पहुँचाने का काम करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तीसरा हमारा स्वेद ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं स्वेद ग्रंथि। क्या होती है स्वेद ग्रंथि, स्वेद है ये, स्वेद नॉट सफ़ेद, सफ़ेद तो फिर वाइट हो जाता है, ये स्वेद ग्रंथि है। और याद रखिएगा इसे स्वेद बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों स्वेद ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर में क्या करती है, पसीने का निर्माण यही ग्रंथि करती है। अगर पसीने का अगर निर्माण हो रहा है तो कौन सी ग्रंथि कर रही है आपकी, स्वेट ग्लैंड, या फिर इसी को बोलते हैं स्वेद ग्रंथि। ये पसीने का निर्माण करती है हमारे शरीर के अंदर। आगे बढ़े, देखो पहली कौन सी, सेरेमन ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं कान में मोम का निर्माण, एक कचरा, कान का कचरा, जिसे पेन से निकाल के बाहर कर देते हैं आप लोग। पेन से तो नहीं निकालते, वैसे उसके लिए अलग अलग सिस्टम आता निकालने का। फिर इसके बाद लैक्राइमल ग्रंथि है ना, आँख आंसू, पंक्टम स्टोर करता है आंसू को और फिर नाक तक पहुँचाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं तीसरा स्वेट ग्लैंड, पसीने का निर्माण होता है। पहले में कान में मोम, सेरोमेन कान में मोम का निर्माण। दूसरा लैक्राइमल, आंसू का निर्माण, पंक्टम स्टोर करता है, आंसू नाक तक पहुँचाता है। तीसरा स्वेट ग्लैंड मतलब सफ़ेद ग्रंथि मतलब पसीने का निर्माण। आप देखें ना कभी, जैसे मैं काली शर्ट पहना हूँ, अगर पसीना हो जाएगा और गर्मी के समय में अगर आप देखोगे तो इसमें वाइट बन जाएंगे, वाइट बन जाते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। याद रखिएगा ये पसीने का निर्माण यही करती। फिर बात करते हैं हम आगे, तो चौथा है आपका सेवेकस जो होता है, क्या होता है, एक्चुअल में तेली ग्रंथि होती है सेवेकस करके। और याद रखिएगा इसमें सीबम बनता है। इसी सेवेकस की वजह से कुछ ही बोल रहे तू तो बहुत सॉफ्ट दिख रहा है, या तू बहुत बड़ा सॉफ्ट है, इसके गाल सॉफ्ट है, उसकी नाक बड़ी सॉफ्ट है। ये जो सॉफ्ट होता है ना, ये सॉफ्ट यहीं से होता है, सेवेकस के कारण ही सॉफ्ट होता है। ये त्वचा चिकनी होने के कारण यही है सबसे बड़ा रोग यही है भैया। वैसे रोग नहीं बोल सकते इसको, क्वालिटी होती है इंसान के अंदर। याद रखिएगा सेवेकस जो होता है तेली ग्रंथि बोलते हैं इसको, और ये त्वचा चिकनी रखने का काम करता है। अगर आप ज़्यादा तेल खा रहे हैं तो फिर दिक्कत आती है बाद में, फिर आपके खोड़े फुंसी वगैरह ये होते हैं। तो ज़्यादा तेल भी नहीं खाना है, कम तेल का सेवन करना है। ज़्यादा तेल खाओगे तो फिर दिक्कत आएगी। याद रखिएगा आप लोग, इसे हम बोलते हैं क्या, सीबम का निर्माण करता है, त्वचा चिकनी रहती है इससे। फिर बात करते हैं हम सेलिवरी ग्रंथि होती है, जिससे हम बोलते हैं लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि क्या करती है, लार बहुत सारा एंजाइम से का निर्माण होता है। यहाँ पर आपको पढ़ाया था मैंने, जब पाचन तंत्र पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था मैंने आपको कि लार जो होती है क्या करती है हमारे भोजन में, जब मुंह में भोजन पहुंचता है तो भोजन को चिकना बनाने का काम भी यही करती है लार ग्रंथि, है ना। और बहुत सारे पाचक एंजाइम जो होते हैं जिनका निर्माण यहीं पर होता है, तो पाचक एंजाइम का निर्माण यहाँ पर लार के माध्यम से होता है। तो लार ग्रंथि पाचक एंजाइम का निर्माण भी करती है। फिर बात करें तो यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। सीबम जो कि आपका स्वेट ग्लैंड जिसे बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड, ये पसीने का निर्माण। और इसके बाद में आपका सेलिवरी ग्रंथि जिसे हम बोलते हैं, सेलिवरी ग्रंथि क्या करती है, लार का निर्माण करती है। लार ग्रंथि होती है एक्चुअल में, और ये पाचक एंजाइम का निर्माण हमारे शरीर में करती है। कोई समस्या यहाँ तक? एक बार और शुरू से बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले सेरेमन ग्लैंड कान में मोम का निर्माण करती है। उसके बाद आपके लैक्राइमल जो होती है दोस्तों आँख में होती है एक्चुअल में, और आँख में आंसू जिसे हम टीयर बोलते हैं। फिर उसमें होता है पंक्टम, स्टोर करता है आंसू को, और फिर आंसू को नाक तक पहुँचाने का काम करता है। तो कभी कभी रोते तो है ही है, लेकिन नाक से भी रोते हैं,
कभी कभी आंसू आँख से ना निकल के नाक से निकलते हैं, तो ऐसा भी होता है, तो याद रखिए आप लोग, है ना। फिर बात करते हैं हम लोग आगे स्वेट ग्लैंड के बारे में बताया, तो स्वेट ग्लैंड मतलब पसीना, स्वेट ग्लैंड मतलब याद रखना पसीना, है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं हम आगे सेबेकस, तेली ग्रंथि होती है, सीबम बनता है, त्वचा चिकनी होती है, सॉफ्ट है ना, हाँ सॉफ्ट स्किन। इसके बाद सेलेवरी ग्लैंड जो होती है, इसमें पाचन एंजाइम का निर्माण होता है। यहाँ तक कोई समस्या किसी को, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ जाओ, बोलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 6 नंबर की जो है दोस्तों, जिसका नाम है गैस्ट्रिक, याद रखिएगा ये क्या करती है, ये एक्चुअल में जठर ग्रंथि होती है जो अमाशय के अंदर, अमाशय में होती है, जिससे जठर रस निकलता है, आपको पता होगा। याद रखिएगा इसमें पाचक एंजाइम्स निकलते हैं बहुत सारे, जठर रस आप जानते होंगे, तो याद रखिएगा दोस्तों ये पाचक एंजाइम का काम करता है, यहाँ से निकलती है। साथ ही साथ रेनिन और पेप्सिन जो होते हैं वो भी आपके यहीं से निकलते हैं। तो रेनिन और पेप्सिन इसके बारे में बता चुका हूँ मैं आपको, रेनिन क्या करता है और पेप्सिन क्या करता है। अगर आप लोग पढ़ा होगा आपने तो ज़रूर देखा होगा इसके बारे में, है ना। बाकी यहाँ पर अपनी ग्रंथि देख रहे हैं तो इसके बारे में मैंने पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको पहले बता दिया मैंने, जब आप पाचन तंत्र का जो सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक आपको जानते होंगे सभी लोग, जिससे जठर ग्रंथि होती है और इसमें पाचक एंजाइम्स रेनिन पेप्सिन ये होते हैं, इनका निर्माण होता है। साथ ही साथ अगर बात करें हम, अगला जो है हमारा म्यूकस, 7 नंबर क्या है म्यूकस। ये म्यूकस जो होता है एक श्लेष्मा, जानते होंगे श्लेष्मा म्यूकस, तो एक क्या होता है कि एक झिल्ली टाइप होती है और इसका निर्माण होता है, जो इसमें क्या होता है चिपचिपी होती है, म्यूकस चिपचिपा होता है, याद रखिए आप लोग, है ना। इसके बाद में म्यूकस के बाद में आता है अगला कौन सा, लीवर, और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है लीवर। देखिए लीवर जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो ये पूछेगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा दोस्तों लीवर, लीवर को ही बोलते हैं यकृत, और इसी को बोलते हैं जिगर, मेरे जिगर के टुकड़े, है ना। तो जिगर का टुकड़ा मतलब यकृत का टुकड़ा, समझ में आ गई बात, यकृत का टुकड़ा मतलब लीवर का टुकड़ा, है ना। तो याद रखिएगा जिगर, लीवर और यकृत तीनों एक ही बात है। तो यकृत जो होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर आप इसको क्षतिग्रस्त भी कर दोगे, मान लो किसी व्यक्ति को अगर आपने चाकू लगा दिया और चाकू डायरेक्ट उसके लिए कहाँ लगा, यकृत में जा लगा, तो भाई साहब उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन जो क्षमता होती है करने की वो अच्छी होती है। भाई समसूत्री विभाजन ज़्यादा जल्दी होगा तो आदमी उतना रिकवर कर लेगा। जैसे आप देखोगे ब्रेन में अगर कभी आप चाकू मार दोगे तो ब्रेन अगर एक बार डैमेज होगा तो चला गया फिर, क्योंकि ब्रेन के अंदर समसूत्री विभाजन नहीं होता है। ये पढ़ा चुका हूँ मैं पहले, जब ब्रेन पढ़ाया था, तो आप देखना वीडियो, ब्रेन वाला वीडियो सर्च करना आप, उसमें मिल जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से। तो ब्रेन जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ब्रेन के अंदर अगर मान लो मेनिंजेस की जो झिल्ली होती है, इस मेनिंजेस झिल्ली के एक बार कुछ हो गया तो मेनिंजेस नाम की बीमारी होती है। मेनिंजेस झिल्ली के अगर कुछ हो जाने पर मेनिंजेस नाम की बीमारी होती है, जिससे राजा राम मोहन राय को हुई थी, उनकी मृत्यु ऐसे ही तो हुई थी मेनिंजेस बीमारी के कारण, क्योंकि यकृत जो अपने मस्तिष्क होता है उसके चारों ओर ये झिल्ली पाई जाती है, मेनिंजेस की झिल्ली। क्लियर सभी का। अब इस झिल्ली में मेनिंजेस की झिल्ली के बारे में बता दिया मैंने आपको, लेकिन मैं पढ़ा रहा था आपको क्या, यकृत। तो यकृत जो होता है, जैसे मस्तिष्क में क्या होता है, विभाजन नहीं होता, समसूत्री विभाजन नहीं होता है, वहाँ पर कोई विभाजन नहीं होता। जब कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो कोशिका रिकवर कैसे होगी। तो यकृत में सीधा से याद रखना है कि इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, अर्थात एक बार चाकू लग जाएगा तब भी यकृत ठीक हो जाएगा। तो यहाँ कोई समस्या नहीं है, समस्या ये यहाँ पर मस्तिष्क में अगर लग गई ना चोट तो फिर गए तुम, ये कोमा में चला जाता है, फिर मस्तिष्क कोमा में जाएगा डायरेक्ट। इसलिए हेलमेट लगाइए, पुलिस वाले तभी तो बोलते हैं भैया हेलमेट लगाओ आप। हेलमेट लगाने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप मान लो यहाँ लग गई चल जाएगा, लेकिन यहाँ लग गई तो गए, फिर ये बॉडी किसी काम की नहीं, फिर ये एक बार चला गया तो फिर चला गया, फिर आप में और फिर सामान्य जानवरों में क्या फ़र्क रहेगा, क्योंकि कोमा में चला गया तो आदमी को कोई मतलब नहीं फिर दुनियादारी से, है कि नहीं। तो याद रखिएगा ये यकृत जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की, क्षतिग्रस्त होने पर भी ये रिकवर हो जाती है। अगर आप चाकू भी लगा दो तो फिर भी ठीक होने की संभावना है, क्योंकि ये विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन करती है। फिर बात करते हैं दोस्तों इसमें, तो इसमें एक विली वर्डिन करके एक वो होता है, यानी ग्रंथि पाई जाती है, इसी में होती है अंदर। तो वो क्या करती है, पीत को हरा करने का काम करती है। हालांकि यकृत ही पीतरस का निर्माण करता है, पीतरस का निर्माण यकृत में ही होता है, ये बात याद रखिए आप। पीतरस का निर्माण और अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम भी यही करता है, यही ग्रंथि करती है। तो अमोनिया मतलब यूरिया का निर्माण भी कहाँ हो रहा है, आपके इसी में हो रहा है। तो यूरिया का निर्माण भी यही होता है, कार्बोहाइड्रेट को एक ग्लाइकोजन में बदलता है, यही काम करता है वो भी, यही ग्रंथि होती है वो भी, कोई अलग से ग्रंथि थोड़ी होती है।
तो याद रखिएगा ये जो विलीवर्डिंग जो होता है ये क्या करता है, पीतरस को हरा करने का काम करता है। और पीतरस का निर्माण भी कहाँ होता है, यहीं पर होता है। आप लिख देता हूँ यहाँ पर, एक तो पीतरस का निर्माण होता है यहाँ पर, साथ ही साथ यहाँ पर पीतरस बनता है, और साथ ही साथ यहाँ पर और क्या होता है भैया, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में बदलना, ये आप याद करना, मैं बोल दिया हूँ मैंने। पीतरस का निर्माण यही होता है, जबकि स्टोरेज करने का काम कौन करता है, पीतरस करता है, पित्ताशय सॉरी, पीतरस को इकट्ठा करने का काम पित्ताशय करता है। यहाँ तक क्लियर सभी का। तो पीतरस को इकट्ठा करने का काम पित्ताशय करता है, जबकि बनाने का काम कौन करता है, लीवर करता है, यकृत करता है, जिगर करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में बदलने का काम भी यही करता है। फिर उसके बाद अमोनिया को ये क्या करता है, अमोनिया को बदल देता है किसमें, यूरिया के अंदर। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम भी कौन करता है, यकृत ही करता है आपका। फिर आगे बात करते हैं, देखिए याद रखिएगा, यकृत एक ऐसी ग्रंथि है, यकृत एक ऐसी ग्रंथि है, अगर आप शराब पी रहे हो और जहर पी रहे हो तो याद रखिएगा शराब और जहर से सबसे पहले डैमेज होता है क्या, यकृत, लीवर। जहर से तो बहुत जल्दी होता है। अगर आप शराब पी रहे हो तो चलो ठीक है, शराब से तो आप रोज़ पियोगे तब होगा, लेकिन अगर आप जहर पी लोगे तो जहर से सबसे पहले डैमेज होने वाले यही है। अगर शरीर के अंदर कोई ग्रंथि डैमेज होती है सबसे पहले तो आपका जिगर ही होता है, आपका कलेजा, आपका लीवर, आपका यकृत ही होता है। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, शराब और जहर से ये नष्ट हो जाती है ग्रंथि। और जब जहर की जांच की जाती है कि भाई जहर भी पिया कि नहीं पिया, कि और तो नहीं पी लिया इसमें, तो जहर की जांच करने के लिए कौन सी कोशिका का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी कोशिका को चेक किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, उस कोशिका का नाम है फुफुर कोशिका करके, फुफर सेल करके, उसमें जहर की जाँच की जाती है, क्या आपने जहर पिया कि नहीं पिया। इस कोशिका में अगर जहर पहुँच गया तो समझ लीजिए जहर पिया है इसमें, और इस कोशिका में अगर जहर नहीं है तो समझ लीजिए जहर से नहीं मरा आदमी। तो इसकी जांच फुफर सेल से करते हैं, जिसमें जहर की जांच की जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का। और लास्ट है आपका ब्लूरुबिन। ये ब्लूरुबिन है एक्चुअल में, यहाँ पर ब्लूरुबिन करना है इसको, बिन है बिन। ब्लूरुबिन जो है दोस्तों ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो छोटे जो आँच जो होती है उसके अंदर ही होता है, और वहाँ पर क्या करता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका रंग पीला करने का काम करता है, ठीक है ना। तो अपशिष्ट पदार्थ या लेटरिन का जो पीला रंग करता है वो यही करता है, और इसका और कोई काम कर नहीं है। तो लेटरिन